चलो अब अपन देखते हैं, जैसे मान लो यदि अपन फूड चेन की बात करें तो याद रखना कि जो हमारा फूड चेन होता है ना, तो फूड चेन मेनली होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का सोर्स होता है तो ग्रास से या ग्रीन प्लांट से एनर्जी को लेके नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में भेजता है। क्लियर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फूड चेन में, तो हमारा एक चेन बनेगा, पहले देखो प्रोड्यूसर आएगा। कौन आएगा? प्रोड्यूसर, जिसको हम ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट बोलेंगे। सेकंड नंबर में हमारा आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम ट्रॉपिकल लेवल 2 बोलेंगे। थर्ड नंबर में आएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम T3 बोलेंगे। लास्ट में आएगा टॉप कंज्यूमर। मैंने बोला था कि हमारा टर्सरी भी हो सकता है, हम टॉप भी ले सकते हैं। तो टॉप कंज्यूमर रहेगा, जिसको हम T4 बोलेंगे। क्लियर। इसी तरह से फूड चेन के हम एग्जाम्पल्स लेंगे बहुत सारे। तो पहला हम एग्जाम्पल लेंगे फूड चेन का, अच्छा समझ में आएगा, ग्रेजिंग फूड चेन। क्या लेंगे पहला एग्जाम्पल? ग्रेजिंग फूड चैन। ग्रेजिंग फूड चैन के अंदर दो चीजें आएंगी। देखो, ग्रेजिंग हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो स्टार्टिंग में ग्रीन प्लांट्स होंगे। तो ग्रीन प्लांट्स के दो दो चीज बन सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे आएगा ग्रेजिंग फूड चैन के अंदर, पहला आएगा एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि वाटर वाले। कौन से? वाटर वाले। तो वाटर वाले में सबसे पहला देखो हमारा क्या रहेगा? फाइटोप्लैंक्टन। क्या रहेगा? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा? स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश। ठीक है। तो ग्रेजिंग, अभी इनमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन में पहला आया एक्वेटिक, जिसमें हमने बोला देखो फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि गंदे पानी में मैंने बोला था ग्रीन कलर का कुछ रहता है। तो उस ग्रीन कलर वाले पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे फूड बनता है, मतलब ये हमारा एनर्जी यहाँ स्टोर हो जाता है इनकी बॉडी में। इस एनर्जी को कौन लिया? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के स्मॉल फिश और लार्ज फिश। क्लियर। उसके बाद एक और यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें तो हम ले सकते हैं एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम या कम्युनिटी। ग्रास लैंड कम्युनिटी। ग्रास लैंड कम्युनिटी में हमारा क्या आएगा देखो, तो सबसे पहले आएगा हमारा ग्रास। क्या आएगा? ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट खाता है घास है। और रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स। और फॉक्स को कौन खाएगा? लायन। क्लियर। तो ये हमारा एक फूड चैन बन गया। मतलब कि जो फूड चैन होती है उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। और ये फूड चैन जो होता है फूड वेब से कम स्टेबल होता है। अभी हम वेब भी पढ़ेंगे। क्लियर। फूड चैन मतलब कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। यदि मान लो रैबिट की डेथ हो गई ना, तो फिर ये और ये दोनों की डेथ हो जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि फॉक्स जो है इसको खाता है और ये फॉक्स को खाता है, लेकिन ये है ही नहीं, तो इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन एक और हम अभी आगे पढ़ेंगे, फूड वेब, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शंस। क्लियर। ये हो गया हमारा एक्वेटिक के दो हो गए। फिर हम बात करेंगे ग्रासलैंड। एक है पैरासाइटिक फूड चैन, है ना, ये पहला हो गया। सेकंड है हमारा, अभी इन सारे का हम ग्राफ भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर। तो एक और है हमारा पैरासाइटिक फूड चैन। तो देखो पैरासाइटिक, हाँ, जैसे मान लो ट्री है, पेड़ है। ठीक है। तो पैरासाइटिक वाला बता रहा हूँ, पेड़ हैं जो छोटे छोटे पेड़ हैं, इन पेड़ को कौन खाया? बर्ड्स। कौन खाए? बर्ड्स। ठीक है। और इन बर्ड्स की जब डेथ हुई तो इन बर्ड्स को कौन खाए? पैरासाइट। पैरासाइट यानी बैक्टीरिया वगैरह इसका डिकम्पोज किए, तो बैक्टीरिया या पैरासाइट। क्लियर। तो ये हमारी अभी सिर्फ फूड चैन की डेफिनेशन है कि जब हम लेंगे, देखो यदि हम बात करें प्रोड्यूसर, तो ये हमारा हो गया T1 मतलब प्रोड्यूसर। यहाँ ये हो गया T1 प्रोड्यूसर, यहाँ ये हो गया T1 प्रोड्यूसर। यहाँ हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। क्लियर।
सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर, प्राइमरी 2 और 3। क्लियर। अब इनके जैसे मैंने बोल दिया जो फूड चेन होता है, तो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया, कल बता दिया था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो एक साइंटिस्ट थे, नाम बताइए। लिंडमान थे। इनके अकॉर्डिंग ना 90% जो एनर्जी है मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है और 10% जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या फ्लो होती है। ध्यान देना कैसे। जैसे मान लो ग्रास है, ग्रास ने फोटोसिंथेसिस से जितना एनर्जी बनाया, ग्रास फोटोसिंथेसिस से जितना एनर्जी बनाएगा ना, तो उस एनर्जी का 90% पार्ट जो है ग्रास खुद यूज कर लेगा। किस चीज में? देखो ग्रास के अंदर रेस्पिरेशन भी होगा क्योंकि लिविंग है, ठीक है, और बाकी मेटाबॉलिज्म में होंगी क्योंकि फूड लेगा, उसके अंदर रेस्पिरेशन वगैरह होता है। फिर यहाँ पे मान लो ग्रास, अब रैबिट है तो रैबिट ने घास को खाया, तो रैबिट को घास से मान लो कि 90 या कुछ भी मान लो कि 90 किलो जूल इसको एनर्जी मिली रैबिट को, किससे? घास से। अब ये रैबिट जो है उस 90 किलो जूल का 90% यूज कर लेगा। मतलब किस में यूज करेगा? जैसे ये मतलब खाना खाएगा तो उसका डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, अदर जो इसकी एक्टिविटी हैं, तो ये 90% एनर्जी यूज कर लेगा, सिर्फ 10% यहाँ पे भेजेगा। तो 90% वो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब पता है सबको क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। नहीं पता तो हम अगली क्लास में मतलब बाद में इसको अच्छे से सिखाएंगे। बस अभी मेटाबॉलिज्म मतलब ये मान लीजिए खाना खाना और खाने को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी यूज कर लेना, ये हमारी पूरी प्रोसेस क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। और अच्छे समझो, जैसे हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद उसको चबाए, उसका डाइजेशन किए, और डाइजेशन करने के बाद जो उससे एनर्जी मिली उसको हम लिए और उस एनर्जी का यूज कर लिए। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी मेटाबॉलिज्म। क्लियर हुआ? ठीक है। तो चलो ये इसको अब बना लो, इसको इतना, फिर मैं इनका अलग अलग ग्राफ पढ़ूंगा, इतना पहले इसको बना लो। तो फूड वेव, क्या निकालना अपने को? फूड वेव। अब देखो फूड वेव क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे तो सबसे पहले हमारा रहेगा प्रोड्यूसर। क्या रहेगा? प्रोड्यूसर, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह रहेंगे, प्रोड्यूसर रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फूड वेब में इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो प्लांट और फूड वेब अलग से हेडिंग डाल दो। चलो देखो, जो हमारा ये है हमारे प्लांट्स हैं, इस प्लांट को हमने बोल दिया T1, मतलब ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, मतलब प्रोड्यूसर। क्या बोल दिया? प्रोड्यूसर। सेकेंड नंबर को हमने बोल दिया T2, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। इसको मैंने बोल दिया T3, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको मैंने बोल दिया T4, मतलब टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिकल लेवल हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। वहां पे क्या था कि यदि मान लो प्लांट्स को, जैसे रैबिट खा रहा था, रैबिट की यदि डेथ हो जाती है तो मतलब उसके फॉक्स और लायन की अपने आप डेथ हो जाएगी। यहाँ पे लेकिन देखो, यदि हम बात करें लायन के पास, तो इसके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ये यदि इसकी डेथ हो गई तो इसको खा सकता है, इसकी भी डेथ हो गई तो इसको खा सकता है। मतलब यहाँ पे जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, इनके पास अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है फूड चेन और फूड वेब में ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट को कौन बना के रखता है? तो फूड वेब। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हो कि फूड वेब more stable due to फूड चैन। क्लियर? जो हमारा फूड वेब होता है, ये वाला फूड वेब फूड चैन से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? जैसे मान लो प्लांट को डियर ने खाया, प्लांट को रैट, इंसेक्ट, रैबिट और गॉट, इतने लोग ने प्लांट को खाया। अब गॉट को देखो ये भी खा सकता है, जैसे रैबिट है, रैबिट को फॉक्स खाएगा, ठीक है, वोल्फ, और डियर को फॉक्स खाएगा, लायन खा लेगा, रैट को स्नैक,
मतलब अपने को यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं ना, तो एक ही ट्रॉपिकल लेवल में एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे। क्या होंगे? एक ही ट्रॉपिकल लेवल में एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे। इस वजह से हमारा जो फूड वेब होता है फूड चेन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। सुनो, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम अब बिल्कुल मत लिखना, पहले अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेना पूरा, ठीक है? पहले सब लोग अच्छे से समझो। तो पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, हम पिरामिड मतलब इको, देखो पिरामिड मतलब कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। पिरामिड मतलब सीधी सी बात क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो यदि हम पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम को बोले तो हम इसको ही बोल सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। किसका नंबर? ट्रॉपिकल लेवल का। ऑफ नंबर। बायोमास। किसका बायोमास? ट्रॉपिकल लेवल का। और एनर्जी इन ट्रॉपिकल लेवल की, ठीक है? तो मतलब नंबर, बायोमास और एनर्जी, इन तीनों चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा? हमारा, है ना, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। इसके लिए हम 3 ग्राफ पढ़ेंगे। कोई बताएगा कौन कौन? 3 टाइप्स के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे नंबर का। हाँ यार, तुमको तो सब पता है। फिर एनर्जी। ठीक है, चलो तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक जैसे एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन का पहला है एक्वेटिक। एक मैं लूंगा, एक तुम लोग बनाओगे। क्लियर? तो एक मैं ले लेता हूं। पहला मैंने ले लिया ग्रेजिंग फूड चैन। ग्रेजिंग फूड चैन का तुम बता दो मैं किसका बना दूं, फिर मत बोलना आपने इजी वाला ले लिया। एक्वेटिक का, ग्रासलैंड का, पैरासाइट का, कौन सा बना दूं? चलो यही बना देता हूँ, पहले वाला इजी है ना। एक्वेटिक फूड चैन के हम तीनों ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? इसके तीनों ग्राफ बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले मैं अपने जानकारी के लिए लिख लेते हैं कि क्या क्या था। तो पहले था हमारा फाइकोप्लैंक्टन। बोलो। जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। चलो हम इनका पहले ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ हम बना रहे हैं नंबर का। कौन सा ग्राफ बनाते हैं? नंबर का। यदि हम नंबर एक्वेटिक, पहले हम नंबर का ग्राफ बनाएंगे। तो नंबर का जो ग्राफ बनेगा, देखो समझ जाना इसी का है। तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो ये बताओ इन तीनों में सबसे, मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा कौन होगा? T1, T2, T3। तो हमारा हो गया T1 क्योंकि सबसे ज्यादा है इसलिए ये। फिर हो गया T2, T3, T4। देखो नंबर में सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? उसके बाद जूप्लैंक्टन, उससे कम स्मॉल फिश और सबसे कम लार्ज फिश। क्लियर हुआ? इसी ग्राफ को तुम लोगों को कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा। T1, T2, T3 दोनों सेम ग्राफ है। एनसीईआरटी में ये वाला बना है, किसी किसी बुक में ये वाला बना है। तो दोनों सेम ग्राफ है, मतलब सबसे ज्यादा T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4। तो ये वाला हमारा ग्राफ हो गया स्टेट। कैसा हो गया? स्टेट। सेकंड यदि हम बात करें तो बायोमास का। क्लियर? तो हमारा सेकंड ग्राफ है बायोमास। चलो बायोमास का हम देखते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इन तीनों को एक एक ले लो। एक छोटी मछली, एक बड़ी मछली, एक जूप्लैंक्टन, एक फाइटोप्लैंक्टन। सबसे जब सबको चारों के एक एक ले लो, फिर बताओ इनमें से सबसे ज्यादा भारी कौन है? लार्ज फिश। मतलब इसका कुछ ऐसे बनेगा।
तो ये होगा T1 T2। सुनो, यदि यहाँ T1 लिख दोगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब देखो T1 मतलब फाइटोप्लैंक्टन, सबसे मतलब कम वेट है, इससे थोड़ा ज्यादा इसका, इससे थोड़ा ज्यादा इसका, इससे थोड़ा ज्यादा इसका। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। क्लियर हुआ? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा। अब यदि हम बात करें थर्ड ग्राफ जो हमारा है एनर्जी, याद रखो एनर्जी का जो ग्राफ है हमेशा सीधा बनेगा। कुछ भी हो जाए एनर्जी का ग्राफ हमेशा सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले ट्रॉपिकल लेवल से, पहले ट्रॉपिकल लेवल में ज़्यादा थी, उसका सिर्फ 10% आगे गई, उसका 10% आगे गई, तो इसलिए हमेशा एनर्जी का ग्राफ, कुछ सोचने नहीं है एनर्जी वाले ग्राफ में, सीधे सीधा बना दो। T1 T2 T3 T4 हमेशा सीधा बनेगा एनर्जी। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है कि हमारा जो है नंबर का ग्राफ कैसा बनेगा, बायोमास का ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। फिर इनका मतलब कि T1 T2 T3 में जैसे तुमको ग्राफ बना के दे दिया, तीन तीन ग्राफ बना के दे दिया क्वेश्चन में, और ऐसे मान लो तुमको बोल दिया कि जो एक्वेटिक फूड चेन है तो बायोमास का ग्राफ कौन सा है, ठीक है, एनर्जी का ग्राफ कौन सा है, नंबर का ग्राफ कौन सा है। तो इस चीज के लिए हमको ट्रॉपिकल लेवल जानना जरूरी है। कौन सा? ट्रॉपिकल लेवल। क्लियर? तो ये हो गया एक्वेटिक का, तुम लोग इसको नोट करके ग्रास लैंड का तुम लोग खुद बना के दिखाओ फटाफट। क्या? मेरे रिश्तेदार गौतम नगर में रहते हैं। अब बोलो। मरा हुआ है। मतलब सुनो ना, ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि तुम लोगों का टाइम सेविंग टॉपिक्स हैं। अभी जितना मैं अभी 15-20 दिन और जो भी 10-12 दिन अभी पढ़ने वाले ना इकोलॉजी, ये पूरा ऐसा चैप्टर है हमारा इकोलॉजी कि तुम लोग एमपी बोर्ड में हो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चैप्टर का पीडीएफ देता जाता हूँ। वो एनसीईआरटी ही है, उसमें क्या रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, पहले 1 मार्क वाले, फिर 2, फिर 3, ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मैच द कॉलम सारे के सारे रहते हैं, उनको देख लिया करो। प्रिंटर हो चाहे तो निकलवा के रख भी लिया करो। किसी के पास प्रिंटर की व्यवस्था ना हो तो बताना। प्रोडक्टिविटी, देखो प्रोडक्टिविटी अपन इसको नॉर्मली प्रोडक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है। क्लियर? कौन कौन सी? बताओ कोई, नहीं बताओगे? एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कल वाला टॉपिक और मजेदार है, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस वगैरह। मंडे को तो और शानदार मजा आ जाएगा पढ़ने में। कल इसके बाद वाली क्लास है। तो अभी अपन देखो, सबसे पहले पहले हम समझेंगे प्रोडक्टिविटी क्या है, फिर मैं इनको बाद में देखूंगा। पहले अपन देखेंगे प्रोडक्टिविटी क्या है। तो हमारे हिसाब से प्रोडक्टिविटी को अपन देसी स्टाइल में सोचे तो प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाना जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्टिविटी, उसकी जो एक्टिविटी वो हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो अपन इसको प्लांट में देखेंगे। ये जैसे प्लांट है, सोच रहे हो कल ब्लू था आज ब्लैक कैसे हो गया, धूप थी ना। अरे यार ये पत्ती अच्छी बन गई।
देखो यहाँ से सनलाइट आई, मैंने कल बता दिया था, आज ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। यहाँ से सनलाइट आई, इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा, यहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे थी सोलर एनर्जी, यहाँ पे थी सोलर एनर्जी, और यहाँ पे हमारी आ गई केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। अब मेरी बात सुनना, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये हर प्लांट में होती है प्रोडक्टिविटी। किसी किसी प्लांट की प्रोडक्ट, अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई प्लांट छोटे होते हैं लेकिन उनमें फ्रूट बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और कोई प्लांट बहुत बड़े बड़े लगते हैं रहते हैं लेकिन उनमें फ्रूट्स ही नहीं लगते। ऐसा क्या, मतलब क्या लोचा है। बहुत सारे जो मतलब बड़ा बड़ा प्लांट छोटा है फिर भी वो इतना बड़ा बड़ा रहता है, इतना बड़ा, मेरे को मुझे इतना बड़ा रहता है ऐसे। कुछ प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनमें फूल ही नहीं लगते, वो सॉरी फल ही नहीं लगते। जैसे चाइना रोज, बड़ा सा पेड़ होता है लेकिन उसमें फ्रूट्स ही नहीं लगते। और रेस्पिरेशन तो सब में होता है, रेस्पिरेशन सब में होगा तो ग्लूकोज सब में बनेगा, ग्लूकोज सब में बनेगा तो फ्रूट और सीड में स्टोर भी होगा। लेकिन फिर भी ये बताओ, अरे हेलो वो मेरा ध्यान भटकता है, तुम्हारा ध्यान कहीं और जाता है तो समझ गई। ऐसे कोई, अरे अरे एक और पेड़ पेड़ होता है, जैसे यूकेलिप्टिस हो गया, शीशम का पेड़ हो गया। शीशम यानी कि सिस्टर ऑफ मैंगो। हाँ, शीशम के पेड़ नहीं देखे हो, अरे उसके मतलब, हाँ मतलब आम के बहन जैसे रहती है उसकी पत्तियां वगैरह। शीशम का पेड़ तुम लोग नहीं देखे, अरे यार, अरे सजाने के लिए लगे रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे एकदम आम जैसे पत्ते रहते हैं, पार्क वगैरह में लगे रहते हैं। अशोक, अशोक है ना, अशोक, उसका भी मतलब इनमें फ्रूट नहीं लगते। तो इतने हैवी हैवी प्लांट्स है। देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब मैं समझाता हूँ। प्रोडक्टिविटी मतलब ये होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, एनर्जी यानी कि ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी फूड और सीड फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये हमारा प्रोडक्टिविटी है। क्लियर हुआ। अब यदि मैंने कुछ अभी प्लांट्स के नाम गिनाए, उनमें जैसे यूकेलिप्टिस है, वहाँ पे कहाँ सीड है, पीपल, पीपल में कहाँ सीड है, कहाँ फ्रूट्स है। यदि वहाँ सीड और फ्रूट्स नहीं है तो क्या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का लॉजिक काम नहीं कर रहा, कर रहा है, कम करता है लेकिन। क्लियर। तो डिपेंड करता है कि जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी की रेट पर यूनिट एरिया यदि ज़्यादा है तो फूड स्टोर ज़्यादा होगा, और जितना भी फूड बना इधर वो हमारा फूड कहलाता है। मतलब जो हमारा टोटल फूड है जो बना है प्लांट के थ्रू, टोटल फूड, वो हमारा कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद जैसे मान लो इसमें टोटल बना, मैंने क्या बोला, यूज नहीं किया अभी, टोटल बना ना। उस फूड को बनने के बाद प्लांट ने खुद के फूड कुछ एनर्जी यूज करता है। कैसे यूज करता है, प्लांट भी तो काम करते हैं बहुत सारे। जैसे प्लांट में कहीं चोट लग गई, अपने आप रिपेयर हो जाता है कि नहीं, कैसे रिपेयर होगा, उसकी एनर्जी खत्म हुई ना। प्लांट के पत्तियों में क्या बनता है, फ्रूट्स, मतलब फूड बना वहाँ पे, और वो पत्तियों से प्लांट के हर एक पार्ट में भेजता है, रूट में, स्टेम में, नीचे तक आता है। मतलब सोचो बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पे खाना बना, वो पत्ती के हर जगह पे फूड भेजता है कि नहीं। तो क्या भेजने में उसको एनर्जी नहीं लगती, वहाँ भी एनर्जी लगती है, तो वो भी उसने यूज कर लिया। रेस्पिरेशन लेता है प्लांट में तो वो भी एनर्जी यूज कर लिया। तो जितनी एनर्जी बनी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितनी एनर्जी बनी, यदि उसमें हम माइनस कर दें रेस्पिरेशन, मैं रेस्पिरेशन पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेस्पिरेशन ऐसा टर्म है कि जहाँ भी वो एनर्जी यूज करेगा तो एटीपी फॉर्म में करेगा, और एटीपी कहाँ से निकलेगी, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से। तो यदि आप जितनी एनर्जी बनी है वहाँ से यदि आप रेस्पिरेशन को माइनस कर दोगे,
रेस्पिरेशन से माइनस कर दोगे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा पे क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ, नेट प्राइमरी, कोई डाउट? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब ये हमारे दोनों हो गए। प्रोडक्टिविटी मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे खाना बनता है, फूड्स में जो खाना बनता है वो हमारी प्रोसेस क्या है, प्रोडक्टिविटी प्रोसेस है। इसमें से दो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना खाना बना, पूरे का पूरा जो खाना बना, जिसके पास जितनी उसके पास एनर्जी बनी, बची नहीं, जितनी एनर्जी बनी वो हमारा क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद प्लांट ने कुछ एनर्जी को यूज कर लिया, हम उस टर्म को यहाँ मेटाबॉलिज्म ना बोल के रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो प्लांट ने जितनी एनर्जी यूज कर लिया उसके बाद जो बचा तो हमारा क्या कहलाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत बार एग्जाम में एक फार्मूला पूछा जाता है कुछ ऐसे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन। ये कभी कभी चेंज कर देता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ये दोनों फार्मूले बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर। अब सुनो, जो प्लांट में एनर्जी बची ना, उस एनर्जी को जब प्राइमरी कंज्यूमर यूज करता है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जहां पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची, इसीलिए तुम लोगों को याद होगा तो मैंने प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहा था। ठीक है, तो यही लॉजिक है कि जो हमारा लास्ट में ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची ना, अब इसको रैबिट, डियर ये जो खाएंगे ना तो वो हमारा बचेगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये नोट कर लो अच्छे से।